भाई थोड़ी सी सेकंड हैंड कार्स की बात करते हैं। ये मार्केट अभी पिछले मतलब 2025 में बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी। काफ़ी लोगों ने सेकंड हैंड अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी लेना शुरू किया था। बिल्कुल। अब थोड़ा ना टाइम से ये समझ में आ गया कि यार ये गाड़ियाँ जितना एवरेज ये लोग बताते हैं उतनी नहीं मिलती हैं, देती नहीं। जितना इनका प्राइस है उससे डबल पैसे लोग ले लेते हैं जो रीसेलर्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ अभी सही चल रहा है या फिर नहीं है? ये एक्चुअली में इसकी रियल पिक्चर क्या चल रही है अभी सेकंड हैंड कार मार्केट? मुझे पता है क्या लगता है, पिछले 3 साल में जो इतना बूम आया है, आई थिंक इसके रिगार्डिंग, प्री ओन्ड के रिगार्डिंग बहुत कंटेंट बनना स्टार्ट हुआ है। तो लोगों को क्या होता है, जो भी चीज़ नई आती है ना, लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये क्या है, कि कैसे 8 लाख की ऑडी मिल रही है, क्योंकि उस ऑडी की कीमत तो 50 लाख है, वो 8 लाख की कैसे मिल रही है, तो लोग ले के देखते हैं। नो डाउट ये गाड़ियाँ महंगी होती है, नई लेने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और कहीं कहीं डीलर्स भी ट्रिक करते हैं। डीलर्स जितनी चीज़ें बतानी चाहिए, कुछ कुछ डीलर्स नहीं बताते, ज़्यादातर बताते हैं बट कुछ कुछ नहीं बताते। हालांकि अब ये मार्केट भी सैचुरेट हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 5 साल में ये मार्केट एक 2 पैरेलल मार्केट आके खड़े हो जाएंगे, न्यू कार एंड यूज़ कार, और दोनों ही बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसी गाड़ियां हैं, जैसे अब आपकी ईवी है, अभी ईवी प्री ओन्ड कार्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, अब आने वाले 1-2 साल में वो भी इंट्रोड्यूस होने लगेंगी। तो एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है यूज़ कार का भी। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि डीलर ट्रिक करते हैं, कोई कोई डीलर करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप एक मैकेनिक लेके, या फिर आप इंस्पेक्शन पीडीआई कराते हो अपनी गाड़ी का, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कराते हो, तो आप सेकंड हैंड गाड़ी बिना किसी इशू के ले सकते हो। मुझे नहीं लगता। पर कुछ ऐसा भी होता है जब आप सेकंड हैंड कार पे लोन लेते हो तो महंगा इंटरेस्ट मिलता है आपको? ये थोड़ा सा आपने जो बताया पीयूष भैया, थोड़ा सा रहता है कि जब आप नॉर्मली अगर नई गाड़ी पे लेते हो तो आपको मिलता है कुछ 8.5 या 8.4 से 9 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप यूज़ कार लेते हो, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 12.4 से तो स्टार्ट होता है, मतलब 12.5% से स्टार्ट होगा। और ऐसे नहीं कि भैया ये गाड़ी तो 3 दिन पुरानी है, इस पर नहीं, गाड़ी एक भी दिन पुरानी हो गई ना, जैसी सेकंड ओनर होगी, आपका लोन सीधा 12.5% से स्टार्ट होगा, और वो 15% तक भी जाता है। तो एक छोटी सी एडवाइस है कि अगर ले रहे हो पुरानी गाड़ी तो डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दो, ताकि लोन की जो ईएमआई आपको जो इफेक्ट कर रही है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे। बाकी बहुत लोगों को नहीं पता था कि इसकी जो ईएमआई, जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो अलग होता है। भाई ये जो नया जीएसटी लॉ आया, रूल आया है, और जीएसटी कम हो गया है, परसेंटेज कम हो गया है, इस वजह से भी कुछ मार्केट में इफेक्ट हुई है सेकंड हैंड कार मार्केट? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ ना, एक नेक्सन गाड़ी का अगर एग्जांपल लें, तो जब आपको नेक्सन, अगर वो 1 साल पुरानी नेक्सन बेचते हैं प्री ओन्ड मार्केट में 1 लाख 1.5 लाख, शायद कम प्राइस में, जीएसटी के बाद 75,000 तो वैसे ही सस्ती हो गई। तो जो एंड यूज़र होता है वो कहता है यार मेरे को जब 50,000 ही फ़र्क पड़ रहा है तो मैं एक नई गाड़ी लूँगा ना फर्स्ट ओनर, मैं क्यों सेकंड हैंड पे जाऊँगा। तो हर गाड़ी पे एक अच्छा खासा अमाउंट कम हुआ है, क्योंकि जीएसटी का भी बहुत ठीक ठाक अमाउंट कम हुआ है। ऐसे नहीं है 1-2% हुआ था, बहुत ठीक ठाक हुआ था। शायद 28 से किसी किसी का 18 पे भी आया है, और किसी का 18 से शायद कम भी हुआ है। तो इसलिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है प्री ओन्ड के मार्केट पे, बहुत ज़्यादा। मेजर इम्पैक्ट उन पे पड़ा है जो 50 लाख से महंगी गाड़ियां हैं, और प्री ओन्ड लोग मोस्टली वही वाले सेगमेंट में लेते हैं, थोड़े हायर सेगमेंट में लेते वो हैं। जैसे आप बताते हो कि यार जो 12-15 लाख की ले रहा है ना, वो तो नहीं ले लेगा, वो नहीं ले उसके लेगा। पास तो बहुत ऑप्शंस आ गए। उसके बाद बतेरे ऑप्शन आ गए। 20 लाख से कम में ना इंडियन मार्केट में ना काफ़ी कुछ खुला पड़ा हुआ है अभी। तो 50 लाख से जब आप ऊपर जाते हो ना, 50 लाख से जो ऊपर फिर कस्टमर खर्च करते हैं ना, तो फिर कस्टमर का तरीका अलग हो जाता है गाड़ी देखने का। उसके लिए मेरे ख्याल से कार्स से ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट प्री ओन्ड मार्केट अभी धीरे धीरे बना रही है, और जीएसटी का उस पर भी बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ा, तो बड़ा मुश्किल काम था। भाई लोगों ने सुपर कार्स भी सेकंड हैंड कार्स खरीदी हैं, तो वो भी सही चीज़ है खरीदने के लिए आज की डेट में? मैं पता है, अगर मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप 50 लाख से ज़्यादा या 60 लाख या 1 करोड़ खर्च कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि मेरे को गाड़ी कहाँ से लेनी है, किस डीलर से लेनी है। फिर उस गाड़ी के बैकग्राउंड से ज़्यादा उस डीलर का बैकग्राउंड आपके लिए मायने रखना चाहिए। अगर मैं किसी को 80 लाख रुपए दे रहा हूँ और वो एक ब्रांड एंटिटी नहीं है, वो एक डीलरशिप है, एक सिंगल पर्सन एंटिटी है, तो जैसे आप ब्रांड के बैकग्राउंड देख के BMW लेते हो, तो आपको उस डीलर का बैकग्राउंड जरूर देखना चाहिए। ये फैक्ट है, क्योंकि रिस्क हो जाएगा। गाड़ी तो अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती, दैट्स अ मैकेनिकल थिंग। नई गाड़ी भी बाहर निकलते मैंने बहुत ख़राब होती हुई देखी है, और सेकंड हैंड कार्स भी 10-10 साल चलती हैं। बट जो जिस पर्सन से आप ले रहे हो उसका बैकग्राउंड आपको बहुत ज़रूरी है चेक करना, तभी आप समझ पाओगे कि आप 80 लाख देने लायक भी है कि नहीं, जो मुझे लगता है। अच्छा भाई, जब हम अभी तो हम मिड साइज गाड़ियों की, मिड रेंज प्राइस 50 लाख के अराउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम 1 CR टच करते हैं, जैसे डिफेंडर हो गई, डिफेंडर तो डिफेंडर
अगर किसी को पसंद नहीं आ रही तो सेम बजट में उसको कोई ऑल्टरनेटिव समझ नहीं आता। जैसे रेंज रोवर के या तो जो मॉडल्स पसंद आते हैं वो फिर हाई बजट है, या बिल्कुल ही 60-70 लाख वाले हैं। वोक पे चले जाओगे या सीधा इवोक पे आ जाओगे। या बीमर है तो बीमर का भी सेम सही हाल है कि सिमिलर कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा। तो आपके हिसाब से अगर डिफेंडर वाली रेंज पकड़े, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट डिफेंडर वाली रेंज पकड़ के डिफेंडर जैसा कुछ, या कोई और आपको अगर लेनी हो तो आप क्या लोगे? अगर मुझे डिफेंडर का मेरे पास बजट है तो एक ऑप्शन अभी है इंडिया में, हालांकि मैं वो नहीं लूँगा, बट एक ऑप्शन है क्योंकि उसके आसपास के ऑप्शन बड़े मुश्किल हो जाते हैं कि या तो सीधा इवोक पे आना पड़ता है या फिर आपको वेलार पे या वॉक पे जाना पड़ता है, और ऑटोबायोग्राफी तो फिर बहुत ज़्यादा, या जी वैगन जी6। वेलार भी काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है, वेलार भी ज़्यादा compact बड़ी लगती नहीं है। लगती। वेलार और डिफेंडर को कंपेयर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि डिफेंडर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है उससे। ज़्यादा बढ़िया है। तो आप टेस्ला की कार्स अगले साल वेट कर सकते हो, जो टेस्ला की लॉन्च हो रही है। टेस्ला की 3 कार्स लॉन्च हो रही है, मॉडल 3, जेड एंड एक मॉडल और है उनका, तो वो वेट कर सकते हो आप। बट डिफेंडर का ऑल्टरनेट ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल आपको है। पर्सनली डिफेंडर कैसी लगती है? बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत चीता गाड़ी है, बहुत रॉयल गाड़ी है, बहुत बीस्ट है, और उसकी जो प्रेजेंस है मुझे नहीं लगता कि कोई और कार उसके आसपास उस बजट की गाड़ी में दे पाएगा। बट आपको उसका इंटीरियर हल्का नहीं लगता कंपैरेटिवली कि इतनी लग्जरी? छोटी सी स्क्रीन है बहुत। स्क्रीन थोड़ी सी मुझे लगती है, मैं जब उसमें बैठता हूँ स्क्रीन हल्की सी लगती है कि हाँ यार, बट जब आप उसमें पीछे बैठ रहे हो और उसको चला रहे हो, जो उसका कंफर्ट है ना और मज़ेदारी है, तो वो ना फीका पड़ जाता है उसके आगे सब, मुझे लगता है। और जो उसकी बिल्ड है, मुझे लगता है बिल्ड के लिए ही वो उसका जो रोड प्रेजेंस है अपना बिल्ड के चक्कर में ही बना रही है वो। जैसे आपकी AMG हो गई, आपकी AMG कह रहा हूँ 63 हो गई, जी वैगन जिसे हम कहते हैं, उसका भी रोड प्रेजेंस है पूरा, लोग पैसे लगाते हैं उसमें। अभी मैं एक जी वैगन देख रहा था, उस गाड़ी की कीमत शायद थी 2 करोड़ 12 लाख, उसमें पर्सन ने 60 लाख रुपए अंदर लगवाए हैं। मतलब 60 लाख आप गाड़ी पे लगाओ बाहर, समझ में, उसने इंटीरियर में 60 लाख खर्च करे थे। भाई इंटीरियर तो वैसे ही बढ़िया होता है। मैंने कहा सर क्यों करे, कह रहे वाइफ को पसंद नहीं आया। 60 लाख एक बहुत बड़ा रकम है। तो यही है कि जो आपने बताया कि डिफेंडर के बजट में, मेरे पास भी सही बताऊं उसका आंसर नहीं है कि उस बजट में ऐसी प्रेजेंस रखने वाली कोई गाड़ी मिल जाए। अगर आप जाओगे, अगर आप BM में भी जाते हो, BM में भी मुझे उसके आसपास कुछ नहीं दिख रही है। अगर आप X7 लेना चाहते हो तो आप X7 ले सकते हो। अगर आप ऑडी में जाते हो तो Q8 एक लॉन्च हुई है अभी, Q8 की भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। बट वो सारी जो गाड़ियाँ हैं ना वो अनकन्वेंशनल्स हैं, अनकन्वेंशनल कार्स हैं, वो कोई भी इस तरीके की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये अलग, इसकी ना एक गाड़ी अलग है डिफेंडर। आप X7 ले सकते हो, आप वो ले सकते हो, Q8 ले सकते हो, बट नहीं GLE भी तो इस रेंज की है। GLE ले सकते हो, GLE 350 होती है। थोड़ी सी महंगी है, बट मतलब वो GLE थोड़ी 145 की है, वो 1 करोड़ 45 नहीं, वो GLS नहीं है महंगी। GLS उससे भी महंगी है। GLS उससे भी महंगी है। तो वो बीस्ट अलग है सारी। GLS आप 450 देख सकते हो, GLS 450 से भी ज़्यादा आती है। तो वो तो फिर बजट बहुत ज़्यादा हो गया, 2 करोड़ के ऊपर चले गए। भाई अगर हम वापस आए 20 लाख की रेंज वाली गाड़ियों पे, तो आजकल 2 सबसे टफ कंपेटिटर कौन कौन से चल रहे हैं? क्रेटा और सेल्टॉस ही चल रहे हैं, या फिर कुछ नया लेकर आ रहे हैं ब्रांड्स? या जैसे होंडा एलिवेट ने भी सेम साइज़ में करा था, पर होंडा ज़्यादा चली नहीं। बुरा लगता है एलिवेट के बारे में सुन के। तो अभी कंपटीशन कौन सी गाड़ियों में चल रहा है मिड साइज़ SUV में? मेजरली अगर हम 20 लाख तक की गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो 2 गाड़ियों के जिनके आपने लिए, वो है ही क्रेटा, सेल्टोस। तीसरी गाड़ी इसमें और जुड़ चुकी है जिसे हम MG हेक्टर भी कहते हैं, वो भी लोगों को बहुत पसंद है। MG हेक्टर प्लस थोड़ा सा ऊपर निकल जाती है, उसको 20 से 22 लाख 23-24 लाख खर्च करने पड़ते हैं। बट जब आप MG हेक्टर ले रहे हो ना, तो वो आपको 20 लाख के बजट में मिल जाती है। तो वो एक लोगों का कन्फ्यूजन है कि यार MG हेक्टर भी लूँ, या ये लूँ, या वो लूँ, या टाटा हैरियर लूँ। अब तो EV में भी लॉन्च हो चुकी है हमारी हैरियर। तो ये 4 गाड़ियां हैं जो मुझे लगता है 20 लाख से या 20 लाख 22 लाख के अराउंड लोगों के इंटरेस्ट में रहती है, और कन्फ्यूजन लोगों की रहती है। फिर वो अपने बजट के हिसाब से उस गाड़ी को लेते हैं, अवेबिलिटी के हिसाब से भी। आप किसको प्रेफर करते हो? आप कौन सा ब्रांड पर्सनली प्रेफर करते हो? पर्सनली टाटा, टाटा, देन Hyundai। आज की तारीख में टॉप मोस्ट फेवरेट सियारा, द सेकंड वन इज क्रेटा। अगर आपका 20 से 22 लाख का बजट है, सियारा एंड टाटा, मतलब सियारा एंड आपकी क्रेटा बेस्ट का। होंडा भी तो नई गाड़ियां ला रहा है अच्छी। होंडा भी ला रहा है। होंडा की अभी एक WRV आ रही है, नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो रही है, दोबारा से रीडिज़ाइन कर रहे हैं। होंडा CRV हाइब्रिड आ रही है आपकी। एक होंडा की आ रही है गाड़ी O अल्फा करके,
वो भी अच्छी है। एक Hyundai की गाड़ी आ रही है मोस्ट प्रोबेबली, शायद वो इंडिया में अगर उसे लॉन्च कर दे, आपने भी उसका नाम बताया था प्रेल्यूड, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इंडिया में उसे लॉन्च कर दे, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मेंशन है कि वो होगी, बट काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मेंशन है कि वो शायद नहीं भी करें अभी, शायद 2027 तक वेट करें। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी आ रही है उनकी, बट ठीक है, होंडा भी मेहनत कर रहा है और मेहनत करते हैं, देखते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बट एलिवेट के लिए थोड़ा सा मतलब लगता है। काफ़ी सारे नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं भाई मार्केट में, जैसे कि अभी वियतनाम का ब्रांड विनफास्ट आया है, तो वो कैसा लगता है आपको? वो आपने कुछ देखा है उस ब्रांड के उनकी बारे 2 गाड़ियाँ आई हैं ना, VF6 और 7, 2 उन्होंने ईवी लॉन्च की है। अच्छा ब्रांड है, मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो अभी मार्केट में भी कम ही है, में? बट लोगों को अच्छी लग रही है वो? लोगों को अच्छी लग रही है क्योंकि उनको बजट के हिसाब से और उनके प्रेफरेंस के हिसाब से अच्छी गाड़ी मिल रही है। अभी तक 2 ही मॉडल लॉन्च किए हैं उन्होंने बस, विनफास्ट नहीं। आई थिंक वियतनाम का ब्रांड है जो आपने Correct, बताया था ना। correct. ये पहला वियतनाम का ब्रांड है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। तो जर्मन के साथ टकराने के लिए मतलब बहुत कुछ उन्हें करना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि इंडिया में या तो आपको पावर देनी पड़ेगी जर्मन कार्स की तरह, इंजन देना पड़ेगा, या आप मारुति हुंडई की तरह हो जाओ कि आपको बजट देना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ें दोगे और आप कोशिश करोगे तो फिर आपका हाल वैसे ही होगा जैसे फोर्ड का हुआ था। आप अपने आप को मार्केट में नहीं इस्टेब्लिश कर पाओगे, क्योंकि उनका बजट, वो कहते हैं यार मैं 18 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूँ, फोर्ड कहता है यार मैं 18 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूँ। अब वो कहता है, इंडियन मार्केटिंग टीम कहती है कि यार आप इस प्रोडक्ट को 18 लाख में कोई नहीं लेगा। वो कहता है मैंने इसमें सेफ्टी दी है, ये दिया, कहता नहीं चाहिए। आप एक हैचबैक को 18 लाख बना दो कि कोई नहीं लेगा, आप उसे बनाओ 7 लाख, तो ये हाल हो जाता है। तो इसलिए इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रिकी मार्केट है अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। भाई एक और गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल रही है, थार रॉक्स और जिमिनी। दोनों को लोग कभी कभार कंपेयर भी कर लेते हैं, क्योंकि थार का जो बेस मॉडल है उसका जो प्राइस है मोर लेस जिमिनी की तरह ही होता है, उतना ही है। तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है अगर कंपेयर किया जाए तो? कौन सी बेटर है? नो डाउट मुझे लगता है कि आई थिंक थार थोड़ा सा अपर रहती है। रीज़न क्या है कि वो बजट के हिसाब से भी अपर रहती है। भाई अगर ऑब्वियस सी बात है, हमारे हनी सिंह ने भी बोला था कि नैनो और रोल्स रॉयस में फ़र्क होता है, तो इतना फ़र्क नहीं है बट फ़र्क है। वो थोड़ी सी, अगर बिल्ड क्वालिटी भी देखोगे तो एज कंपेरेटिवली उसकी हाइट और उसकी विड्थ और उसकी लेंथ देखोगे तो कंपेरेटिवली थार से कम है। अब मैं सिर्फ थार 3 डोर की बात कर रहा हूँ अभी मैं रॉक्स पे तो आया ही नहीं, क्योंकि रॉक्स से अगर मैं कंपैरिजन करने लगा फिर तो वो कंपेयर करने वाली गाड़ी ही नहीं। और ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का प्राइस रेंज थोड़ी सा सेम सा है, थोड़ा सा इनका सेम है 3 डोर 3 वाली डोर का। का और जिमिनी का। अब सेम हो गया, रॉक्स के आने के बाद काफ़ी कम प्राइस हुआ है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।